जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर 2 का वीवीआई क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, किसी चालक द्वारा आवेश को संचित करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर द्वारा आवेश को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, चार्ज को स्टोर करने की यानी संचित करने की जो क्या होती है, क्षमता होती है, इस क्षमता को ही आवेश की धारिता कहते हैं। याद रखिएगा, आवेश में चालक में संचित किया गया जो आवेश होता है, वह उस किसी चालक में संचित आवेश का जो क्या होता है, मान होता है, उस चालक के में प्रवाहित विद्युत याद रखिएगा, किसी चालक में संचित किया गया जो आवेश होता है, वह उसमें प्रवाहित धारा के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। अर्थात Q जो होता है वो समानुपाती होता है V का, और यही जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तब बराबर और कांस्टेंट के रूप में C आता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी चालक द्वारा आवेश को संचित करने की क्षमता क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। किसी चालक में संचित आवेश जो होता है वो उसमें प्रवाहित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर और कांस्टेंट के रूप में C आता है, तो Q इक्वल टू C भी हो जाता है। और यहाँ पे जो C आता है, यही चालक की धारिता होती है। यही चालक की जो होती है, यह धारिता होती है। तो C इक्वल टू का हो जाएगा Q/V। याद रखिएगा, धारिता का जो होता है एसआई मात्रक, धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, और या फिर कूलम, इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। तो या फिर कूलम प्रति वोल्ट होता है, या तो फैराड होता है, एफ मतलब फैराड, या तो फैराड होता है या कूलम प्रति वोल्ट होता है, और एक बात और याद रखिएगा, एक फैराड जो होता है, यह एक कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि एक फैराड में जो है वो 96,500 कूलम होता है। एक फैराड में 96,500 कूलम आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें। ध्यान से देखिएगा, विद्युतीय विभव, या मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, कोई आवेश हो गया, इस आवेश का यहाँ पे क्या हो गया, ये विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ये आवेश का विद्युतीय क्षेत्र हो गया। तो अनंत से किसी आवेश को इस विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में, इस इकाई आवेश को अनंत से इस विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को ही विद्युतीय विभव कहते हैं। यानी इकाई धन जाचावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, यही कार्य क्या कहलाता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। अर्थात विद्युतीय विभव V बराबर W बटा क्या होता है, Q होता है। अर्थात इकाई आवेश को अनंत से
विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, इसी कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। विभव को भी से सूचित किया जाता है, अर्थात V बराबर W/Q होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है और इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो याद रखिएगा, विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब भी होता है। ऐसे विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। और ये बात याद रखिएगा, यानी इसका एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है या फिर क्या होता है, जूल प्रति कूलम्ब होता है। और ये बात याद रखिएगा, वोल्ट होता है या फिर वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलम्ब होता है। याद रखिएगा, एक वोल्ट जो होगा वो एक जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। अगर बात करें इसकी विभव के बीमा की, तो इस सबसे पहले कार्य की बीमा और आवेश की बीमा निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो कार्य का बीमा जो होता है वो mL² T⁻⁻² होता है और आवेश का बीमा जो होता है वो AT होता है। तो विद्युतीय विभव का जो बीमा होगा, वो जो बीमा होगा, इसका बीमा mL² T⁻³ और A⁻⁻1 होगा। ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो A⁻⁻1 हो जाएगा। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर में -2 पहले से है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 और जुड़ जाएगा, यानी टोटल ये T⁻³ हो जाएगा। और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है संधारित्रों का संयोजन से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें लिखेंगे जब दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक C1 का हो गया, संधारित्र हो गया। फिर इस C1 संधारित्र को किससे, C2 से जोड़ दिए, फिर C2 को C3 से जोड़ दिए और ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। तो ये जो हमारा संयोजन हुआ, यही हमारा संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। अब चूंकि संधारित्रों का जो संयोजन होता है, ये संयोजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। संधारित्रों का संयोजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो होता है यह होता है समांतर क्रम संयोजन। आगे देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे
प्लेट को दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है। पहले प्लेट से जोड़ा जाता है तो प्राप्त इस क्रम को ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्राप्त इस क्रम को ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर वही वाला बात है, फिर यहाँ C1 को C1 के दूसरा प्लेट को C2 के पहले प्लेट से, C2 के दूसरा प्लेट को C3 के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है और इसी क्रम में इसे क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो प्राप्त ये जो क्रम होता है हमारा Cn तक, यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस कंडीशन में जो इन सभी संधारित्रों को जोड़ने पर समतुल्य संधारित्र जो Ceq आता है, इसका जो मान होता है Ceq बराबर ये 1/Ceq बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट प्लस 1/Cn तक होता है। इसमें 1/Ceq आता है, यानी प्रतिरोध के ठीक क्या होता है, विपरीत होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1/Ceq बराबर यानी समतुल्य संधारित्र की धारिता बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। अगला देखिएगा, अगला 2 नंबर में है हम लोगों का समांतर क्रम संयोजन। कहने का अर्थ क्या है कि जब सभी संधारित्र का एक छोर का पहला प्लेट एक बिंदु पर एवं दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे में अगर बात करें, इन C1 और C2 का C1 हो गया, C2 हो गया, इन दोनों का एक एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है, तो इस संयोजन को ही समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस स्थिति में कुल धारिता जो होगा वह Ceq बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट प्लस Cn तक
होता है। चलिए अगला देखिएगा। तीसरा हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है 6 फैराड 3 फैराड और 9 फैराड के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक स्थिति में कुल धारिता ज्ञात करें। बताइए, हम लोग अभी पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहे तो समतुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में कुल धारिता जो होगा वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। तो 1/C का मान निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9 होगा। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो 6 3 9 का एलसीएम 18 हो जाएगा। 18 6 3 18 तो यहाँ 3 होगा प्लस 3 6 18 प्लस 9 दूना का 18 6 3 9 2 यहाँ पर 11/18 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सी इक्यू का जो मान होगा वो 18/11 होगा। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 18, एलसीएम कितना होगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ 6 3 9 9 2 11 हो जाएगा, 11/18। तो सी इक्यू ऊपर जाएगा तो 18 भी ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इतना होगा। जब इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या है, अलग है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या हो जाएगा, सी इक्यू बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 6 प्लस 3 प्लस 9, तो 6 3 9 9 9 9 18 फैराड आंसर होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला कह रहा है 6 माइक्रो फैराड के संधारित्र को 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा जाता है तो ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो 6 माइक्रो फैराड को 10 वोल्ट से जोड़ने पर, 6 माइक्रो फैराड को 10 वोल्ट से जोड़ने पर ऊर्जा जो U1 होगा वो क्या हो जाएगा, 12CV²। तो 1/2 सी का मान दिया है आपका कितना 6, भी का मान दिया है 10। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसको काट देंगे तो 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 और डबल 0 यानी 300 जूल हो जाएगा। इसी तरह से 6 माइक्रो फैराड को 20 वोल्ट से जोड़ने पर कुल ऊर्जा जो होगा वो U2 बराबर क्या हो जाएगा, 12CV²। तो 1/2 सी का मान 6, भी का मान 20 का स्क्वायर, 2 3 6, 2 3 6। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 2 दूनी के 400, 4 3 1200। अतः ऊर्जा वृद्धि जो होगा, वो U बराबर U2 माइनस
U1 होगा, यानी 1200 जूल में से 300 जूल को घटा देंगे तो यहाँ से 1200 यहाँ 900 जूल आंसर होगा। यहाँ पर माइक्रो और जूल हो जाएगा। यहाँ पर भी माइक्रो जूल हो, यहाँ पर यहाँ पर 1200 माइक्रो जूल में से 600 माइक्रो जूल घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 900 माइक्रो जूल। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, संधारित्र की जो धारिता होती है वह दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है और संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कहिएगा कैसे सर जी। तो देखिए सर जी, ऐसे हम लोग जानते हैं C इक्वल समानांतर पट्टी का संधारित्र की जो धारिता होती है वह C इक्वल टू इप्साइलन नॉट I इंटू A बटा में D होता है। तो C D पर निर्भर करता है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है और प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कह रहा है सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि एक चालक को मान लेंगे कि ये एक हमारा क्या हो गया, चालक हो गया। मान लेंगे कि ये हमारा एक क्या हो गया, चालक हो गया। इस चालक को dq आवेश तक भी dq आवेश तक dq आवेश तक dv विभवांतर से dv विभवांतर से आवेशित करने पर किया गया कार्य, आवेशित करने पर किया गया कार्य जो होगा, यानी मान लेंगे माना कि छोटे आवेश dq को संचित करने में किया गया जो कार्य होता है वो dw बराबर v इंटू dq होता है। अब चालक को
जीरो से कैपिटल क्यू आवेश तक आवेशित करने में संचित ऊर्जा आवेशित करने में संचित स्थितिज ऊर्जा या किया गया कार्य, देखिएगा कार्य के लिए समीकरण 1 का समाकलन करने पर, यानी dw का 0 से q तक क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तभी इंटू का हो जाएगा dq 0 से कहाँ तक, q तक। ठीक है, आगे देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो w मिल जाएगा और v कॉमन हो जाएगा और इस अंदर क्या बचा है, तो dq 0 से कहाँ तक, तो q तक। तो यहाँ से जो होगा हमारा वो w बराबर v इंटू क्यू का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 0 से q तक। यहाँ से w का मान निकालेंगे तब v इंटू यहाँ एक बार q रखेंगे यहाँ देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। w बराबर इंटीग्रेशन 0 से q तक। अब v का मान क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा q इक्वल टू सी भी होता है, तब v बराबर q बटा c लिख सकते हैं। तो यहाँ v इंटू क्या है, dq है, तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q तक। अब v के बदले में q इक्वल टू सी भी होता है, तो यहाँ से v का मान निकालेंगे तो q बटा का हो जाएगा c, यानी v के बदले में क्या लिख देंगे, q बटा c। तो यहाँ स्मॉल q हो जाएगा स्मॉल q बटा में c, इंटू में क्या हो जाएगा dq। यहाँ से 1/c का हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 0 से लेकर कहाँ तक, q तक, इंटू q इंटू का हो जाएगा dq हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है हमारा वो है w बराबर यहाँ से 1/c और यहाँ से q का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा में 2 इंटू 0 से q तक। यहाँ से 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2c इंटू यहाँ से q का मान रखेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 का मान रखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिएगा w बराबर 1/2 इंटू सी, q का मान यहाँ पे रख देंगे सी भी, इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर q इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है। q इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ से सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है, तो क्यू के जगह पर सी भी रख देंगे, तो सी भी रख कर और सी भी का स्क्वायर कर देंगे। अगला देखिएगा यहाँ से किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर 1/2 इंटू सी स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर होगा, एगो सी से
एगो सी कट जाएगा तो यहाँ से W बराबर 1/2 CV² हो जाएगा। और यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। आंसर। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और विद्युतीय विभव के बीच क्या संबंध है? तो याद रखिएगा E = -dV/dr होता है संबंध, जहाँ E विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता है, V विभवांतर है और R दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कर विद्युत विभव क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय विभव क्या होगा, निकाले। तो विद्युतीय विभव तो जानते ही हैं, इकाई आवेश को अनंत से किसी एक विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, यही कार्य हमारा क्या कहलाता है? विद्युतीय विभव कहलाता है। अक्षीय स्थिति के कारण विद्युतीय विभव, तो मान लेंगे सबसे पहले द्विध्रुव, तो ये -Q हो गया और ये हमारा +Q हो गया। यहाँ से ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है अर्थात हमारा ये -Q हो गया और ये +Q हो गया। यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की दूरी L है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी L है और यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु P है, जिसकी दूरी जो है वह R है। जिसकी दूरी कितनी है? R है। मान लेंगे, माना कि एक द्विध्रुव की केंद्र से लंबाई L है और उसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P अक्षीय स्थिति पर स्थित है, जहाँ विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करना है। इसके बाद लिखेंगे अब -Q आवेश के कारण विद्युतीय विभव जो होगा वो V-Q बराबर होगा क्या चीज़ के? तो -KQ/R के जगह पर हम लोगों का KQ/R के जगह पर L यहाँ से
यहाँ से लेकर और ये टोटल लंबाई हो जाएगी, यानी एल प्लस यानी आर प्लस एल होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण निकालने के बाद अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बिंदु पी पर विद्युतीय विभव का जो मान होगा वो V प्लस क्यू बराबर के क्यू बटा आर माइनस एल होगा। अतः बिंदु P पर कुल विद्युतीय विभव जो होगा वो V बराबर V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू होगा। देखिएगा यहाँ से V बराबर माइनस के क्यू बटा आर प्लस एल होगा और फिर प्लस के क्यू बटा आर माइनस एल हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कैसे होगा, तो देखिए यहाँ प्लस हमें केवल यहाँ से यहाँ तक प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो केवल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें चाहिए। तो चूँकि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लंबाई है ये आर है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल है, तो आर में से एल को घटा देंगे तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा। इसीलिए प्लस आवेश के कारण जो दूरी होगा वह कितना हो जाएगा, प्लस आवेश के कारण जो दूरी होगा वह आर माइनस एल हो जाएगा। वह कितना हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब इसी को क्या कर देंगे, केवल सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तब V बराबर यहाँ से इन दोनों का एलसीएम का हो जाएगा आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो आर प्लस एल से आर प्लस एल कट जाएगा तो ये बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के क्यू और आर माइनस एल। आप प्लस यहाँ भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा के क्यू इंटू आर प्लस एल। देखिएगा यहाँ पे भी बराबर माइनस के क्यू को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे के क्यू को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के क्यू को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या चीज़, माइनस आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल ये बचेगा। अब बट्टा में हो जाएगा क्या चीज़, सेम हो जाएगा आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। आगे देखिएगा यहाँ से भी बराबर के क्यू कॉमन कर लिए हैं, माइनस से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस आर हो जाएगा। प्लस में माइनस में आर से गुना करेंगे तो माइनस आर हो जाएगा, माइनस में माइनस से प्लस करेंगे तो प्लस में एल हो जाएगा। यहाँ प्लस एल प्लस आर प्लस एल हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा। यहाँ से भी बराबर के क्यूब इंटू 2l हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे चूँकि
चूँकि r is much 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 greater than L है, इसलिए L को लगभग 0 मान लेंगे। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, k q इंटू 2L बटा में r² माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से k, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि k q इंटू 2L को हम लोग p कहते हैं बटा r², यानी अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय विभव का मान k p बटा क्या होता है, तो r² होता है। k p बटा क्या होता है, विद्युतीय विभव का जो मान होता है वह कितना होता है, तो k p बटा में r² होता है। ये हुआ अक्षीय स्थिति पर। अब निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करने के लिए अब निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय विभव का व्यंजक। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय विभव ज्ञात करनी है। माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया, ये बीच में केंद्र हो गया, इसकी लंबाई L और इसकी लंबाई भी कितनी है, L है। और यहाँ से कितना दूरी पर, तो r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ विद्युतीय विभव का मान निकालना है। क्योंकि यह निरक्षीय स्थिति है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो दूरी होगा ये √r² प्लस में L² होगा। ये भी जो दूरी होगा, ये भी दूरी जो होगा ये r² प्लस L² होगा। तो अब ये हमारा फिगर हो गया। अब लिखेंगे, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय विभव V माइनस क्यू बराबर माइनस के क्यू बटा, अब r का मान चाहिए तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, तो r² प्लस L² है। चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये तो कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। तो √r² प्लस √r² प्लस में क्या हो जाएगा, √r² प्लस
एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ जो मान होगा वो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय विभव जो होगा वो V प्लस क्यू बराबर के क्यू अब बट्टा में इसका भी उतना ही होगा दूरी आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस क्यू के कारण भी दूरी का होगा उतना ही होगा। कितना? तो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब बिंदु P पर कुल विद्युतीय विभव भी जो होगा वो V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू के बराबर होगा। ये माइनस के क्यू बट आर के मान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस इसका मान के क्यू बट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समान परिमाण में है तब भी का मान क्या आ जाएगा? अतः भी का मान निरक्षीय पर 0 होता है। तो भी का मान निरक्षीय पर क्या होता है? 0 होता है। यही प्रूफ करना था। अगला देखिएगा, समानांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता प्राप्त करें। तो C = एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा स्मॉल डी। ये पहले हम वीडियो इस पर बना चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।